अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर जो कंडक्ट हुआ है 7 अगस्त को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर और इसके अलावा पेडागोजी की वेटेज कितनी थी, क्वेश्चंस किस किस्म के आए और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट वो कितने मार्क्स पर होंगे और इंटरव्यू के हवाले से किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, क्योंकि इसमें पेपर के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और साथ ही साथ ये बेनिफिशियल होगी उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जिनके अपकमिंग 2-3 डेज़ में लेक्चर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हैं। और इसके अलावा इन फ्यूचर टीजीटी की जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, जो एसएसटी की, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की और लेक्चर की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। तो आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एफपीएससी सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश का ये पेपर है, ओरिजिनल पेपर है और ये 7 अगस्त 2026 को पेपर कंडक्ट हुआ और इसमें 68 क्वेश्चंस जो हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट्स वो हमें मिल सकी। इसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंटेक्स के, प्लस लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और पेडागोजी के। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ लिटरेचर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो सेकंड पार्ट होगा उसमें लिंग्विस्टिक्स और पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। अगर पेपर की हम वेटेज को देख लें, पेपर का ओवरव्यू अगर हम करें तो इसमें आप ये देखें कि 7 अगस्त 2026 को ये कंडक्ट हुआ। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं वो 68 है और इसमें जो सेक्शंस होंगे डिफरेंट वो ग्रामर, सिंटेक्स, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, पेडागोजी है। और इसमें आप देख लें कि जो करेक्ट आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उनकी अगर हम वेटेज की बात कर लें तो फर्स्ट वीडियो में ग्रामर एंड सिंटेक्स के जो टोटल 20 क्वेश्चन थे उनमें से 19 ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो लिटरेचर के 20 क्वेश्चन थे उसमें से 17 ओरिजिनल क्वेश्चन, फिर लिंग्विस्टिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 11 और इसी तरह से पेडागोजी के 21 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर को और लिटरेचर को और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी इंशाल्लाह हमारे चैनल पर अपलोड होगा। और इसके लिए आप लोग हमारा चैनल एम के प्रिपरेशन जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात कर लें ग्रामर एंड सिंटेक्स की, तो पहला क्वेश्चन है द डिटेल्स आर कंसिस्टेंट डैश द टॉपिक अबव। तो प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन था और इसमें अगर हम देखें द डिटेल्स आर कंसिस्टेंट डैश द टॉपिक अबव, तो यहाँ पे एट, टू, विद और ऑन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो विद है, कंसिस्टेंट विद द टॉपिक अबव। उसके बाद आप देख लें जी द ब्रिज इज नॉट सूटेबल डैश हैवी ट्रैफिक। द ब्रिज इज नॉट सूटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा यानी बी और ये फॉर है और ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें द बंडल ऑफ कीज डैश लाइंग देयर। अब इसमें देखें कि आपके पास जो ट्रू सब्जेक्ट है इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है एंड द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द बंडल। तो अब बंडल जो है वो सिंगुलर है तो इसके लिए हम वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज या वाज जो है ये दोनों ही, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आ सकता है, अगर पास्ट टेंस है तो वाज आ सकता था। तो यहाँ पे द बंडल ऑफ कीज इज लाइंग देयर, तो इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब है इट मस्ट बी सिंगुलर। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद देखें जी The evidence suggests that the details of the topic। अब यहाँ पे आप देख लें हमारे पास the details of the topic dash required। तो अब इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूज होना था एस्पायरेंट्स ने वो इस तरह से the evidence suggest। अब एक पहला सब्जेक्ट हमारे पास एविडेंस है तो एविडेंस चूँकि सिंगुलर है तो वर्ब सजेस्ट जो है वो सिंगुलर लगा हुआ है, सजेस्ट के साथ हमने एस को ऐड किया हुआ है। दैट द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की तफसीलात, ये प्लूरल बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आना था तो आर जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन। इसी तरह से नो सूनर की अगर हम बात कर लें, जब भी आपके पास क्या होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन आ जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख लें जी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन जब आ जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो नो सूनर आ गया तो नो सूनर के बाद ही हैड नहीं आ सकता क्योंकि ही सब्जेक्ट है और हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड को पहले आना चाहिए
चाहिए और ही को बाद में आना चाहिए। तो नो सूनर हैड ही लेफ्ट द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। उसके बाद हार्डली, हार्डली अगेन जो है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन में आ जाता है, स्कार्सली आ जाए, हार्डली आ जाए, नो सूनर आ जाए, तो यहाँ पे आप हार्डली हैड ही लेफ्ट आ जाएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बी है। फिर नेक्स्ट अगर देख लें आप, बाय द टाइम ही अराइव्ड द लंच हैड स्टार्टेड, बाय द टाइम ही अराइव्ड द लंच हैड स्टार्टेड, तो ये आप देख लें कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाएगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट बनती है। फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात कर लें, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स। तो सिंपल ये है कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे फिर वाज या वर यूज करते हैं और हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, तो बीटा जो इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट भी एक्टिव पैसिव के हवाले से क्वेश्चन था, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वो बनता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। तो अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं तो हैव बीन या हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अगर वह प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हम हैव बीन लगाते हैं और अगर सिंगुलर हो तो हैज़ बीन लगाते हैं। और आपको पैसिव में पता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे देख लें कि पहले हमारे पास क्या था, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब वर्क ने किसको करना है, वर्क ने दे को रिप्लेस करना है, तो द वर्क हैज़ बीन, अब वर्क की वजह से यहाँ पे हैज़ बीन लगा, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। दे का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, देम, तो इसका सी जो ऑप्शन है, चार्ली जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर आगे देख लें जी, नरेशन का क्वेश्चन था, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट, कॉमर्स को हटा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म कर दिए, ही सेड दैट ही वाज बिजी। और उसके बाद आप देख लें जी, शी सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गई। उसके बाद देख लें जी, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव, जब ईच ऑफ द बॉयज़ है तो हैव तो नहीं आ सकता क्योंकि ईच आ गया, ईच आ जाए, एवरी आ जाए तो हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है, तो हैव जो है ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड हिज असाइनमेंट, तो यहाँ पे हैज़ भी है और हिज भी है। आगे आप अगर देखेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, फिर वही प्लूरल की गलती है, हैव आ गया है और आगे देयर भी नहीं लग सकता, ईच के अकॉर्डिंग जो है वो हिज या हर लग सकता है। और इसी तरह से ये बीटा ऑप्शन जो है, बी जो है वो करेक्ट वन है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें, द फिगर्स दैट द कंपनीज परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, अब द फिगर्स दैट द कंपनीज परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, अब इसके अकॉर्डिंग जो है, फिगर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, यहाँ पे द फिगर्स डैश दैट द कंपनीज परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड, तो फिगर्स सजेस्ट दैट, सजेस्टेड दैट, सजेस्टिंग दैट, तो फिगर्स आ गया, प्लूरल है तो यहाँ पे सजेस्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SEIS ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख लें जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल ऑन द नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, द लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इज अवेलेबल ऑन द नोटिस बोर्ड, इज आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ट्रू सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो द लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि सब्जेक्ट मस्ट एग्रीज विद वर्ब, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, तो द लिस्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग जो है इज आ गया। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एल्यूसिव, एल्यूसिव का उर्दू मीनिंग जो है, उर्दू ट्रांसलेशन, अब एल्यूसिव जो है मेरा बेटा वो मुश्किल से समझ में आने वाला, नाकाबिले फहम, नाकाबिले गिरफ्त, और इसमें डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड, डिफ़िकल्ट टू टैकल, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बी आ गया। उसके बाद देख लीजिए, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एम्बिविलेंट, एम्बिविलेंट जो है वो मेरा बेटा क्या होता है कि तज़ब्ज़ुब का शिकार होना, दोहरे या मुतज़ाद जज्बात रखना, किसी चीज़ के बारे में आपको ये मिक्स्ड फीलिंग्स होना, तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग आ गया, तज़ब्ज़ुब का शिकार होना, तो ये क्या आ गया बेटा, इसमें बी आंसर जो है वो करेक्ट आ गया।
चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ एडेशियस। एडेशियस का जो उर्दू मीनिंग है वो उर्दू मीनिंग में निडर आ गया और बहादुर आ गया, दलेर आ गया, जुर्रतमंद आ गया, बेबाक आ गया, बोल्ड है, डेयरिंग है, करेजियस है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनती है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट को देख लें, द टीचर सजेस्टेड दैट ही डैश द असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड था मेरा बेटा, तो ही सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। उसके बाद आप देख लें जी, शी प्रेफर्स रीडिंग क्विकली एट नाइट। अच्छा जी, शी प्रेफर्स रीडिंग क्विकली एट नाइट टू राइटिंग। अब रीडिंग है तो इसमें आप देख लेंगे करेक्ट जो आ गया टू राइटिंग आ गया, रीडिंग टू राइटिंग। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 है लिटरेचर के। हमारे पास 17 क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड ब्लैंक वर्ड्स बिकम द प्रीडोमिनेंट पोएटिक मीडियम इन एलिज़ाबेथन ड्रामा। आपको पता है कि एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है इसकी अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी वेट से स्टार्ट होता है एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स, और क्रिस्टोफर मार्लो ने ही ब्लैंक वर्ड्स जो है वो इंग्लिश ड्रामा के अंदर इंट्रोड्यूस कराई। तो और इसमें अब ये क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड ब्लैंक वर्ड्स बिकम द प्रीडोमिनेंट पोएटिक मीडियम इन एलिज़ाबेथन ड्रामा, के ब्लैंक वर्ड्स जो है वो किस तरह से डोमिनेंट पोएटिक मीडियम बन गया इंग्लिश ड्रामा में। इट प्रोवाइड्स ड्रामेटिक स्पीच फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर वो जो ड्रामेटिक स्पीच है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस हवाले से बेटे अगर हम बात कर लें तो बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज मोस्ट कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड एज अ क्लासिकल एपिक। जॉन मिल्टन की जो एपिक है मेरा बेटा क्लासिकल एपिक, और एपिक की कन्वेंशंस पे ये पूरा उतरती है, एपिक की ट्रेडिशंस पे पूरा उतरती है। एपिक में जो है एपिक वो हीरोइक डीड्स जो है वो बयान करती है। अब इसमें अगर हम बात कर लें और साथ जो है वो जो पोएट है एपिक उसका वो गॉडेस ऑफ पोइट्री से मदद मांगता है। फिर अगर हम इसमें बात कर लें कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, तो ये सारे के सारे फीचर सारी की सारी ट्रेड्स जो है वो मौजूद हैं पैराडाइज लॉस्ट में। सो वी कैटेगराइज्ड इट एज अ क्लासिकल एपिक। उसके बाद जी, अ मेटाफिजिकल कंसीट डिफर्स मोस्ट नोटेबली फ्रॉम कन्वेंशनल सिमिली बिकॉज इट टिपिकली अब जॉइंस फॉर फेच्ड आइडियाज विद लॉजिक। अब मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर अगर हम कंसीट की बात कर लें तो इसमें जो डेफिनेशन है डॉक्टर जॉनसन की, वो टू हेट्रोजीनियस आइडियाज आर यॉक्ड टुगेदर बाय वायलेंस। अब यहाँ पे सिमिली से ये जो डिफरेंट है, इसके अंदर हेट्रोजीनियस आइडियाज होते हैं और उनको बाय वायलेंस इकट्ठा किया जाता है, जॉइंस फॉर फेच्ड आइडियाज विद लॉजिक। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिटरेचर ऑफ द ऑगस्टन एज वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच आर्टिस्टिक वैल्यू। अगर ऑगस्टन एज की बात कर लें, ऑगस्टन एज जो है वो 18th सेंचुरी, एज ऑफ पोप भी इसको बोलते हैं, न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं। तो अब उसने ऑगस्टन एज वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच आर्टिस्टिक वैल्यू, क्लासिकल ऑर्डर, क्लासिकल को फॉलो करते थे इसीलिए इनको न्यू क्लासिकल बोला जाता है, एंड सेटायर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विक्टोरियन लिटरेचर वाज मोस्ट प्रोमिनेंटली कैटेगराइज्ड बाय इट्स थीमेटिक फोकस ऑन। विक्टोरियन एज की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे जो फोकस था वो सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर था और मोरालिटी के ऊपर था। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो बीटा यानी बी बनता है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें जी, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज्ड पोएट्री शुड यूज। सबसे पहले तो हम अगर लिरिकल बैलेड की बात करें तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। इसको याद भी रखिएगा, इसके हवाले से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1798। इट वाज द कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। देयर वर 22 poems in a lyrical ballad and 18 were written by Wordsworth and 4 were written by Coleridge, and romantic movement started, romanticism was started in English literature formally with the publication of lyrical ballad. तो यहाँ पे अब in the preface to lyrical ballad Wordsworth emphasized poetry should use common everyday language। और यहाँ पे जो Wordsworth की पोइट्री की डेफिनेशन है वो आप सबको पता होनी चाहिए, spontaneous overflow of feelings emotions। और उसके साथ अगर हम बात करें इसकी पोइट्रिक फिलॉसफी की तो वो जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो कहता है इट मस्ट बी सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ
Dramatic monologue is that it results in the speaker's unconscious self exposure of character। तो इसमें आप देख लें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और उसके बाद आप देखें ड्रामेटिक मोनोलॉग की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें पोइट्री के अंदर तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसको अपनी अक्सर पोइम्स के अंदर यूज़ किया। उसके बाद आप देख लें जी अनलाइक मॉडर्निज्म विच सीक्स टू रिजॉल्व chaos through art, postmodernism responds to fragmentation by a सेलिब्रेटिंग आयरॉनिक क्योस। अब यहाँ पे अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का कंपैरिजन है और उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि मॉडर्निज्म के अंदर जो है वो सीक्स टू रिजॉल्व क्योस थ्रू आर्ट, कि आर्ट के थ्रू जो है वो जो क्योस है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, कि जबकि पोस्ट मॉडर्न जो है उसमें क्या किया जाता है कि वो सेलिब्रेट किया जाता है आयरॉनिक क्योस को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें विच थीमेटिक एलिमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कोर फोकस ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अब मॉडर्निस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि कौन सा गिवन जो एलिमेंट्स है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कोर फोकस ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, तो ये एलिनेशन एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उसके बाद अगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात कर लें इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड अराउंड द आइडिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, लैक्स इनहेरेंट पर्पस है, अब मीनिंगलेसनेस है, स्टूपिडिटी है, एब्सर्डिटी है, एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस के मीनिंग्स हैं। तो और मीनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब रिलेटिव मीनिंग्स हैं, देयर आर नो एब्सोल्यूट मीनिंग्स है, फेलियर ऑफ लैंग्वेज है। अगर हम बात कर लें थिएटर ऑफ एब्सर्ड की तो वन ऑफ द बेस्ट प्ले जो कोट किया जा सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड दैट इज वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट। और उसके बाद आप देख लें जी इन व्हाट फॉर्म इज द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट प्रेजेंटेड, के इन व्हाट फॉर्म किस फॉर्म में रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है उसको प्रेजेंट किया गया, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में, वन साइडेड कन्वर्सेशन इन विच चंगेज टेल हिज स्टोरी टू एन अननेम्ड अमेरिकन, जिसमें चंगेज जो है वो एक अननेम्ड अमेरिकन को अपनी स्टोरी बता रहा है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सी यानी चार्ली। उसके बाद देख लें जी द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर वाज, मॉडर्न लिटरेचर की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न लिटरेचर मेरा बेटा एक्सपेरिमेंटेशन होती है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है, फ्रेगमेंटेशन है, इट इज़ फ्रेगमेंटेड इन पार्ट्स। उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मॉडर्न लिटरेचर जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, फ्रेगमेंटेड है और इसके अलावा मोर साइकोलॉजिकल है। उसके बाद अगर देख लें जी कोड स्विचिंग इन पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर इज सजेस्टिव ऑफ, कि पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर जो कोड स्विचिंग है वो किस चीज़ को सजेस्ट कर रही है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक्स हाइब्रिडिटी। इसमें अगर तौफीक रफ़त की बात कर लें हम तो तौफीक रफ़त की पोइट्री में उसने बड़ा एक्सेसिव यूज़ किया है जो पाकिस्तानी ईडियम्स हैं, पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज के जो ईडियम्स हैं, तो उसने कोड स्विचिंग एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स की टर्म है। और जब आप क्या कर रहे होते हो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे स्विच कर रहे होते हो तो इसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। तो उसने कहा कि पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में जो कोड स्विचिंग है वो किस चीज़ को सजेस्ट करती है, तो इसमें कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक्स हाइब्रिडिटी बीटा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देख लें जी द रोल ऑफ थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज टू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जी कि द रोल ऑफ थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज टू प्रोवाइड अ वाइडर पर्सपेक्टिव बाय रिवीलिंग थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मल्टीपल करेक्टर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बीटा बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो टेक्निक है मॉडर्न लिटरेचर में और इसको जो है इसने वर्जीनिया वुल्फ ने और जेम्स जॉयस ने अपने नॉवेल्स के अंदर यूज़ किया। तो अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो मीन्स है, जो मतलब है, अ टेक्निक दैट रिवील्स, एक टेक्निक जो रिवील करती है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स थॉट फीलिंग्स एंड मेमोरीज, के जो नरेटर है वी आर सपोज टू सिट इन द माइंड ऑफ नरेटर एंड ही कीप्स ऑसिलेटिंग। तो इससे मेरा बेटा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है। इसके बाद देख लीजिए आप द नरेशन इन आइस कैंडी मैन, आइस कैंडी मैन इज डन थ्रू, आइस कैंडी मैन की जो नरेशन है फर्स्ट पर्सन नरेटर है लेनी अ यंग पारसी गर्ल, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद आइस कैंडी मैन शोज द ट्रॉमा एंड ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ
पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये मेजर थीम है आइस कैंडी मैन का। और इसमें बेटे ये देख ले कि ये 17 क्वेश्चन जो है ये हमें लिटरेचर के मिले, 19 क्वेश्चन जो है वो हमें ग्रामर के मिले। तो ये हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए और इसका जो पार्ट 2 है इंशाल्लाह इट विल बी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है MK प्रिपरेशंस, अगर अभी तक आप लोगों ने MK प्रिपरेशन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टार्ट में मैंने 3-4 बातें की थी कि इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है बेटा, आल्दो के पेपर जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था बट इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज क्वाइट इजी। तो पेपर जिस तरह का था बेटे ये मेरिट जो है ये 80+ रहेगा, इससे कम ज़्यादा हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड मेरिट है कि 80+ रहेगा। और वो स्टूडेंट्स जो इस ऑर्बिट में आते हैं वो अल्लाह का नाम लेके अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि विद इन अ मंथ और इन 1 month and half इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा और उसमें पहले रिज़ल्ट अनाउंस होगा। उसमें जनरली सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी जितने भी पास हैं। पास होना FPSC में दैट इज़ समथिंग एल्स। और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना, शॉर्ट लिस्ट जो है वो एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को नॉर्मली करते हैं या 5 लोगों को करते हैं। अभी रिसेंटली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का रिज़ल्ट आया, उसमें 5 लोगों को एक सीट के अगेंस्ट शॉर्ट लिस्ट किया। तो इसमें बेटे फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे और उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। और इसमें साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो पेपर के बाद ही पूछना शुरू कर देते हैं कि सर नेक्स्ट सीट्स कब आ रही हैं। तो बेटा इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के एंड तक आ जाएगा। और उसमें सीट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो SST की और TGT की तो श्योर है इंशाल्लाह। और बाकी लेट्स सी इसमें कौन कौन सी सीट्स आती हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 इंशाल्लाह हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस हवाले से आप अपनी कोई भी ओपिनियन देना चाहें, आपके पास और कोई ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन मौजूद हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।